सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आज हम पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के अंतर्गत चैप्टर 6 का सब टॉपिक नंबर 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 2022 के बारे में अध्ययन करेंगे। एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022। तो आइए उसके बारे में चर्चा करें। तो एनसीएफ 2022 जो आज हम पढ़ेंगे वह एक प्रकार से एनसीएफ की 5वीं रूपरेखा है, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था कि इससे पहले 4 एनसीएफ हम आ गए थे। पहला 1975, दूसरा 1988, तीसरा 2000, चौथा 2005 और आज जो हम पढ़ेंगे वह है एनसीएफ की 5वीं रूपरेखा एनसीएफ 2022 और वो फाउंडेशनल स्टेज। तो एनसीएफ 2022 कब अस्तित्व में आया, उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे और यह किनके लिए लागू किया गया, तो उसकी प्रस्तावना के तौर पर हम पढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 अक्टूबर 2022 को फाउंडेशनल स्टेज जो 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए था, उसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 को लॉन्च किया है। 2 पंक्तियां हैं, परंतु इसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न बनते हैं कि एनसीएफ 2022 किनके नेतृत्व में लॉन्च किया गया। वो हो जाएगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। कब? 20 अक्टूबर 2022। और ये किसके लिए लागू किया गया? वह था 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए, क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्नों में ये डेट भी पूछी जा सकती है किसके लिए लागू किया गया था। तो ये है, इसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया। जो बाल वाटिका हम देख पा रहे हैं वो इसी के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों में आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर एनसीएफ 2022 तैयार किया गया। जो एनसीएफ 2022 की बात कर रहे हैं ये एनईपी 2020 के अंतर्गत ही तैयार किया गया है। विद्यालय की शिक्षा के लिए एनसीएफ के 4 चरण है। उनमें पहला है फाउंडेशनल, जिसे मूलभूत चरण कहेंगे। दूसरा प्रिपरेटरी, प्रारंभिक चरण। तीसरा मध्य, मिडिल चरण और चौथा माध्यमिक, सेकेंडरी लेवल। तो इसमें जो शिक्षा का स्तर था वो 5+3+3+4 के रूप में ये था। फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष की, प्रिपरेटरी 3 वर्ष की, मध्य स्तर 3 वर्ष का और माध्यमिक 4 वर्ष का। जो पुरानी शैक्षिक संरचना 10+2 का स्थान इन्होंने लिया है। तो एनसीएफ 2022 को 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों में पहला है ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसीई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एक नंबर के प्रश्न में कि ईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा स्तर पर। दूसरा इसका जो भाग है वह विद्यालयी शिक्षा स्तर पर, स्कूल एजुकेशन। तीसरा है शिक्षक शिक्षा स्तर पर, टीचर एजुकेशन। और चौथा है प्रौढ़ शिक्षा स्तर पर, एडल्ट एजुकेशन। तो ये एनसीएफ 2022 के 4 भाग है। एक ईसीसी, दूसरा स्कूल एजुकेशन, तीसरा टीचर एजुकेशन और चौथा एडल्ट एजुकेशन। अब हम जो एनसीएफ 2022 जो फाउंडेशनल स्टेज, हमारा टॉपिक भी फाउंडेशनल स्टेज है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज में क्या क्या बातें की गई है। तो इसमें पहला जो बिंदु है उसमें बताया गया है कि यह एनसीएफ की पहली एकीकृत पाठ्यचर्या रूपरेखा है, जिसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा की बात की गई है। इसके अनुसार 3 वर्ष का बालक भी औपचारिक शिक्षा में लाया जाएगा। पहले 3 वर्ष का जो बालक था वह एक प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन में उसको शामिल नहीं किया गया था, उसको विद्यालय नहीं लाया जाता था, क्योंकि पहले 5 वर्ष की आयु के बालक को ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। परंतु इसके अंतर्गत 3 वर्ष के बालक को फॉर्मल रूप से एक प्रकार से एजुकेशन के अंतर्गत जोड़ा गया। ये इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा इससे बताया गया है कि यह निश्चित करता है, यह एनसीएफ
फाउंडेशनल स्टेज 2022 से निश्चित करता है कि बालक को शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए। शिक्षा बालक की पहुंच के अनुसार हो तथा उच्च गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य है, भविष्य के लिए शिक्षा एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट या निवेश है। तो इसमें बताया गया था कि जो शिक्षा है वो बालक को मुफ्त में दी जानी चाहिए। जो शिक्षा है वो बालक की पहुंच के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात बालक आसानी से विद्यालय जा सके, इसलिए विद्यालय है वो बालक की पहुंच के अनुसार ही होना चाहिए। और वहाँ पर हाई क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन वहाँ पर बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है वह भविष्य के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी बताया गया है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा वैसे ही हम चर्चा कर ले कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसकी जो स्थापना की बात की गई है वह कितने एरिया में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। साथियों से निवेदन है कि कृपया साथ दें। कितने एरिया में एक प्राइमरी स्कूल स्थापना करने की बात की गई है, इसको हम आरटीई के तहत भी हम पढ़ेंगे। कितने एरिया में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए? सर 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर। जी सर, बिल्कुल सही है कि तभी तो इसमें बताया था कि जो शिक्षा बालक की पहुंच के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो विद्यालय है वह छोटे बच्चों से बहुत दूर हो, तो ताकि बच्चे को आने जाने में दिक्कत हो। तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और इसी प्रकार अपर प्राइमरी 6 to 8 कितने किलोमीटर में होनी चाहिए सर? 3 किलोमीटर। जी बिल्कुल सही है शिल्पा मैडम, बिल्कुल 3 किलोमीटर में। तो इसलिए यहाँ पर बताई गई थी जो शिक्षा है वह बालक की पहुंच के अनुसार होनी चाहिए और वहाँ पर हाई क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसमें तीसरी बात बताई कि एनसीएफ 2022 बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। और सर्वांगीण विकास का तात्पर्य उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास है, अर्थात हर प्रकार का जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात भी एनसीएफ 2022 के तहत की गई है। यह 3 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है और यहाँ बुनियादी स्तर पर केयर एवं एजुकेशन पर ज्यादा बल दिया गया है। एनसीएफ 2022 के अनुसार 6 वर्ष तक की आयु तक बालकों को शिक्षा किताबों के माध्यम से न दी जाए। जब किताबों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाएगी तो फिर शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी? शिक्षा खेल खेल के माध्यम से दी जाएगी। तो इसमें बताया गया कि शिक्षा किताबों के माध्यम से न दी जाकर के खेल के माध्यम से बालक को पढ़ाने पर बल देती है। बालक के मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष तक 85% हो जाता है। तो ये कुछ बातें एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज के तहत बताई गई है। अब हम एनसीएफ 2022 के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा की भी चर्चा की गई है। और जो गुरुकुल शिक्षा है वो हमारे जो यजुर्वेद उपनिषद है वहाँ इसकी चर्चा की गई है और वहां से ही यह शब्द आया है गुरुकुल शिक्षा। तो गुरुकुल शिक्षा के अंतर्गत ज्ञान के जो स्तर है उसको 5 परतों में बांटा गया है, जिसे पंचकोश के नाम से जाना गया है। शायद इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, पंचकोश ज्ञान की 5 परतें। उनमें जो पहला जो कोश है वह है अन्नमय कोश, जिसमें शारीरिक विकास की बात की गई है। और बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसे हेल्दी फूड, उसको अच्छा खेल उसको प्रदान करना चाहिए, ताकि बालक का जो शारीरिक विकास है वह बहुत अच्छी तरीके से हो। इसलिए यहाँ पर खेल के द्वारा और पौष्टिक आहार के माध्यम से बालक को के शारीरिक विकास पर जोर देने की बात की गई है। तो अन्नमय कोश शारीरिक विकास से संबंधित है। प्राणमय कोश उसके प्राणी विकास से संबंधित है। प्राणी विकास का तात्पर्य है कि बच्चे में संकट के समय अपने जान की सुरक्षा करने की भावना उसमें विकसित होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि संकट के समय जो बच्चा है वह कोई गलत कदम उठा ले और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसे जीवन और बालक में जीवन जीने की क्षमता विकसित करना भी एक प्रकार से प्राणमय कोश के अंतर्गत ही आता है। इसका जो तीसरा जो परत है ज्ञान की, जो तीसरा जो लेवल है वह है मनोमय कोश, जिसे मन की परत कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बालक के मन को नियंत्रित करने की बात की गई है, अर्थात बच्चों को हमें सिखाना है कि किस प्रकार वह अपने मन को नियंत्रित करें। यह मनोमय कोश के अंतर्गत बात की गई है। चौथा है विज्ञानमय कोश, जिसमें ये बौद्धिक परत के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सही और गलत में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया है। और पांचवा है आनंदमय कोश, जिसमें आंतरिक स्वर के नाम से जाना जाता है।
और ये एक प्रकार से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की ओर जोर देता है। तो ये आध्यात्मिकता की बात एक प्रकार से प्रौढ़ावस्था के बाद की बात है। तो यहाँ पर हमने ये ज्ञान के 5 स्तर पढ़े। एक बार आप संक्षेप में बता दीजिए ज्ञान के 5 कोष, पंचकोश कौन कौन से हैं? मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और कौन सा बच गया भाई? अन्नमय कोश। लास्ट हाँ, अन्नमय कोश और आनंदमय कोश। और आनंदमय। विजय सर, आप एक एक करके थोड़ा सा संक्षेप में और बता दीजिए ताकि और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा सर। एक एक करके संक्षेप में। सर, अन्नमय कोश तो शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। और प्राणमय कोश मतलब कि क्या जीवित अवस्था से जुड़ा हुआ है क्या ये? प्राणिक विकास, प्राण मतलब प्राणमय कोश मतलब प्राणिक विकास, मतलब वही हाँ, प्राण मतलब की जान। जी सर, अब कंटिन्यू। विज्ञानमय कोश तो जुड़ा हुआ है बुद्धि से, बौद्धिक विकास जी से। बौद्धिक विकास। और मनोमय कोश भावनाओं से, मन से। मन से। जी बिल्कुल। हाँ, और सर आनंदमय ये तो सर्वोच्च है ना, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। क्या बात है सर, आपको तो पूरा याद हो गया सर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। तो ये था गुरुकुल शिक्षा के अंतर्गत जो पंचकोशों की बात की गई थी, ज्ञान की 5 परत। बहुत बढ़िया सर। अब एनसीएफ 2022 के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें पहली बात की गई है कि जो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। एनसीएफ 2022 में बालक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। बच्चों की भावनाओं को कैसे समझा जाए और उसका किस प्रकार उसका समाधान किया जाए, इस बात पर भी एनसीएफ 2022 जोर देता है। और इसके लिए बच्चों की भावनाओं को समझने और उसको हल करने के लिए शिक्षकों को भी ट्रेनिंग, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि शिक्षक बच्चों की भावनाओं को समझें और उन भावनाओं को समझ करके उनका हल निकालें, उनका समाधान निकालें। एनसीएफ 2022 सीखने को किस प्रकार सीखा जाए विषय पर भी बल देता है, और यह कहता है कि लर्न हाउ टू लर्न, कि किस प्रकार जो सीखने योग्य चीजें हैं उसको किस प्रकार सीखा जाए, यह भी इस एनसीएफ 2022 में बताया गया है। परिवार, घर, पड़ोस, समुदाय, स्कूल की विशेष भूमिका होती है। इसमें किसकी, इनमें जो भूमिका होती है बालक को सिखाने में, मतलब बालक को एक प्रकार से सिखाने में परिवार, घर, पड़ोस, समुदाय और स्कूल की विशेष भूमिका होती है। खेल को महत्वपूर्ण साधन माना गया है, अर्थात खेल खेल के माध्यम से बालक को सिखाए जाने पर जोर दिया गया है। तो ये एनसीएफ 2022 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब है लर्निंग इन फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी स्तर पर सीखना। तो बुनियादी स्तर पर बालक कैसे सीखेगा, इस संदर्भ में 2000 एनसीएफ 2022 कुछ बातें बताता है। उनमें पहली बात है सर, थोड़ा ऊपर जी, थोड़ा सा ऊपर सर। उसमें पहली बात बताई गई है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करना है। एनसीएफ 2022 कहता है कि बच्चे के अंदर उत्सुकता, बच्चा जानने के लिए बेचैन हो, मतलब जानने की इच्छा उनके मन में होनी चाहिए। तो इसलिए एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चे के अंदर जिज्ञासा के भाव उत्पन्न करना होगा। दूसरा इसमें बताया गया कि तार्किक सोच व समस्या समाधान का गुण पैदा करना होगा। प्रकृति के साथ संबंध बनाकर उनको सिखाना होगा, और प्रकृति के साथ संबंध बनाने कर सिखाने की बात की गई है, इसलिए कहा गया है कि बच्चे को एक प्रकार से खुले वातावरण में लाइए, या तो कोई भी प्लेग्राउंड भी हो सकता है, या फिर एक प्रकार से गार्डन या बगीचा भी हो सकता है। तो वहां पर बच्चे को ला करके प्रकृति के साथ उसे संबंध बना करके सिखाने की बात भी इसमें की गई है। कला और संगीत के द्वारा सिखाने की बात की गई है। बोले एक प्रकार से वही है, म्यूजिक, संगीत के माध्यम से बच्चों को सिखाने की बात की गई, क्योंकि जो संगीत है, जो कला है, वह एक प्रकार से हर किसी को आकर्षित करती है। यदि गा करके और एक प्रकार से नाचने के माध्यम से यदि बच्चे को हम सिखाएंगे तो बच्चा एक प्रकार से जल्दी सीखेगा। यह बात एनसीएफ 2022 कहता है। इसके अलावा रंगों
आकृतियों, गिनती और अक्षरों के द्वारा सीखने की बात की गई है, क्योंकि बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा है तो विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार की आकृतियां, गिनती और अक्षरों में बच्चे का रुचि होती है। तो रंगों, आकृतियों, गिनतियों और अक्षरों के माध्यम से सिखाने पर भी बात की गई है। समूह भावना और नेतृत्व क्षमता के द्वारा भी बच्चे को सिखाया जाएगा। बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे और ग्रुप बना करके उनमें से उनको एक लीडर के तौर पर बनाया जाएगा और लीडर के माध्यम से उनमें नए नए मूल्य विकसित करने की बात भी की गई है। खेलों व खोजात्मक अधिगम के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। स्व खोज, अपने आप बच्चा खोज करेगा, उसके माध्यम से सिखाया जाएगा। और सभ्यता, व्यवहार इन संवेगात्मक विकास के द्वारा भी सिखाने की बात की गई है। तो ये बुनियादी स्तर पर सीखने के लिए एनसीएफ 2022 इन 9 बिंदुओं को महत्व देता है कि हम इस प्रकार फाउंडेशनल स्टेज पर बच्चे को सिखा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर सर। अगला है एनसीएफ के बुनियादी स्तर पर सीखने के जो मानक है वो कौन कौन से हैं। इसमें पहला है कि शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य की बात की गई है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का लक्ष्य, करिकुलम का गोल, ये भी इसमें बताया गया है। कॉम्पिटेंसीज, क्षमताएं और लर्निंग आउटकम्स, सीखने का परिणाम भी एक प्रकार से इसके सीखने के मानक में शामिल है। अब है भाषा, शिक्षा और साक्षरता का दृष्टिकोण। एनसीएफ 2022 के अनुसार 4 अप्रोचेज की बात की गई है, 4 दृष्टिकोणों की बात की गई है। उनमें पहला है बच्चे के शिक्षा एवं निर्देशन का माध्यम उसकी मातृभाषा या गृह भाषा में हो। बार बार एनसीएफ 2022 कहता है कि बच्चे को जो शिक्षा है या जो भी डायरेक्शन है वह उनकी मदर टंग या उनकी लोकल लैंग्वेज में दी जाए, ताकि बालक उसको आसानी से समझ सके, आसानी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए बच्चों को शिक्षा और निर्देशन की जो बात है वो मातृभाषा, गृह भाषा में देने की बात की गई है। दूसरा कि बालक का पठन अर्थात रीडिंग और लेखन, राइटिंग भी उसकी मातृभाषा में हो, रीडिंग और राइटिंग भी मातृभाषा में हो, इस बात पर भी जोर दिया गया है। बालक विभिन्न भाषाएं बोले और उसे इसके अवसर मिले। मतलब जो बालक, ऐसा नहीं कि बालक एक ही भाषा बोले, बालक अपने लोकल लैंग्वेज बोल सकता है और उसे उस लोकल स्थानीय भाषा को बोलने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। बालक को स्वतंत्र पाठक व लेखक बनाने की तरफ प्रयास करें। बालक स्वयं ही अपनी इच्छा से पढ़ें और लिखें, इस बात का भी हमें प्रयास करना है। तो ये था भाषा, शिक्षा और साक्षरता का अप्रोच, जो 4 बिंदुओं के अंतर्गत बताया गया है। अब है भाषा, गणित एवं कला के लिए जो सामग्री है, मतलब कंटेंट फॉर लैंग्वेज, आर्ट और मैथ्स के लिए जो सामग्री है वो कौन कौन सी हो सकती है। इसमें पहली बात बताई गई है कि बाल साहित्य, चिल्ड्रंस लिटरेचर, मतलब ऐसी पुस्तकें हों जो बालकों से संबंधित हो, उसमें छोटी छोटी कहानियां हो, छोटे छोटे उसमें एक प्रकार से बच्चों को आकर्षित करने वाले उसमें डायलॉग हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये भाषा, बालक की भाषा का विकास हो सकता है। तो बाल साहित्य की बात की गई। तो बाल साहित्य के अंतर्गत तभी तो छोटी ये जो एक प्रकार से छोटे बच्चों के लिए उनके कक्षाओं में, विद्यालय कक्षाओं में कक्षा लाइब्रेरी भी होती है, उसमें एक प्रकार से बाल साहित्य भी होता है। वर्कशीट और वर्कबुक की बात की गई है, मतलब छोटी छोटी वर्कशीट और वर्कबुक उनको प्रदान की जाए ताकि बालक उनको करें। जैसे विभिन्न प्रकार से शेप बना करके उनको कहा जाए कि इनमें से समान आकार की शेप है वह एक प्रकार से छांट करके लिखें। तो छोटे छोटे कार्य हैं, छोटे छोटे एक प्रकार से कंटेंट हैं जो बच्चों को प्रदान करने होंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल और पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स। तो ये एक प्रकार से भाषा, गणित और कला के लिए ये सामग्री प्रदान करने की बात की गई है एनसीएफ 2022 के अंतर्गत। अब पाठ्यक्रम निर्माण की बात करें कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होना चाहिए। उसमें पहला है कि पाठ्यक्रम सामाजिकता, अध्यापकों की क्षमता को देख करके बने। दूसरा है जो पाठ्यक्रम एनसीएफ 2022 के अनुसार हो, कि एनसीएफ 2022 क्या कहता है कि किस प्रकार का बच्चा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। सामग्री का चयन करते समय हमें ध्यान देना है कि पाठ्यक्रम या सामग्री ऐसी हो जो बालक की इंद्रियों को सक्रिय करें, वह प्रैक्टिकल हो और बालक के अनुभव के साथ समन्वय बनाए। क्योंकि बालक है
वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। हमने देखा था छोटा बच्चा जो होता है वह अपने वह इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को देखता है। यदि बड़ी वस्तु उसके सामने रखी जाएगी तो वह उस बड़ी वस्तु को जल्दी से सीख लेगा और उसके आधार पर छोटी वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सामग्री का जो चयन है करते समय हमें ध्यान देना है कि सामग्री ऐसी हो जो बालक की इंद्रियों को सक्रिय करे और वो प्रैक्टिकल हो और बालक के अनुभव के साथ वह समन्वय भी बनाए। एनसीएफ में टीएलएम और लर्निंग एनवायरनमेंट की बात की गई है कि टीएलएम और लर्निंग एनवायरनमेंट किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि सर्वप्रथम बालक जो कुछ भी सीखता है वह अपनी 2 या 2 से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, जैसे हाथ और पैर। टीएलएम में हम देखेंगे स्टोरी बुक हो सकती है, सॉफ्ट टॉय हो सकते हैं, किचन सेट हो सकता है, कलर या डॉक्टर सेट हो सकते हैं। मैथ्स के टीएलएम में काउंटर्स हो सकते हैं, स्टिकर्स, एरो कार्ड्स और गणितमाला हो सकती है। तो ये एक प्रकार से टीएलएम सामग्री की एनसीएफ 2022 के अंतर्गत चर्चा की गई है। अब कंपोनेंट ऑफ टीचिंग प्लान, इसमें पंचादि की बात भी की गई है। तो यहाँ पर एक 5 स्तरीय सीखने की विधि है और ये जो विधि है वह उपनिषदों से ली गई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नाम दिया गया अदिति, और अदिति होता है इंट्रोडक्शन। दूसरा है बोध, जिसको बोलेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा है अभ्यास एप्लीकेशन, और चौथा है प्रसार एक्सपांशन, जिसमें और प्रसार के लिए हम समूह में चर्चा कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से एक एक नंबर के प्रश्न पूछा जा सकता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचिंग प्लान के अंतर्गत पंचायती की बात की गई है, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो उसमें है इंट्रोडक्शन, अदिति, बोध, अभ्यास और प्रसार, ये एक प्रकार से पंचायती में शामिल है। अब है सर एनईपी इसमें एक चीज 22। और भी है सर, जी मैडम बताइए कौन सा है। अभ्यास के बाद सर प्रयोग है शायद, या अभ्यास अभ्यास के में बाद प्रयोग बोला में, गया है, पता नहीं। प्रयोग है सर, उसके बाद प्रसार है। जी मैम इसमें तभी इसमें पंचायती एक साइड, अभ्यास के बाद में प्रयोग, हाँ सर, मतलब तभी जी तो सर। 5 होंगे ना। जी जी हाँ सर, तब तो इसमें एक प्रयोग प्रयोग और उसके बाद में फिर प्रसार, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन अभ्यास करेंगे, अभ्यास के बाद में उसका प्रयोग करेंगे, फिर उसके ऊपर एक प्रकार से हम प्रसार करेंगे। जी सर, जी थैंक यू मैडम। एनईपी 2020, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, जिसमें 2026-27 तक पूरे भारत में ग्रेड 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी की क्षमता विकसित करने के लिए योजना बनाने की बात की गई है। और उन योजनाओं को प्रारंभ करने में निपुण भारत योजना सर्वप्रथम आती है। निपुण भारत योजना के अंतर्गत बच्चे को लिखना और पढ़ना सिखाना है। दूसरा है जो योजना इसके अंतर्गत लागू करनी है वह विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश में बालक को पर्यावरण के साथ जोड़ना है, बालक को एक प्रकार से खुले वातावरण में ला करके एक प्रकार से उनको सीख देनी है। और अंतिम इसमें है एनसीएफ 2022 ने खेलों पर भी विशेष जोर दिया है। खेलों को बुनियादी स्तर पर 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है मुक्त खेल, जिसे फ्री प्ले कहते हैं। इसके अंतर्गत जो बच्चा है वो अपनी इच्छा से खेल खेलेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार के कोई नियम, किसी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं होगी। दूसरा गाइडेड खेल, गाइडेड खेल के अंतर्गत शिक्षक उन्हें एक प्रकार से मार्गदर्शन देगा कि यह खेल इस प्रकार से खेलना है, उसको गाइड करेगा। और तीसरा संरक्षित खेल। मुकेश सर, जी जी बताइए सर। सर पहले जो क्लास 1 के लिए चलता था ना सर, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ये 6 सप्ताह तक चलता था, 6 वीक। उसी को जो है ना नाम दे दिया गया विद्या प्रवेश, 3 महीने के लिए। जी सर, तो उसमें से मतलब एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे को बताया गया कि बच्चे को एक प्रकार से पर्यावरण के साथ जोड़े, मतलब एक प्रकार से बच्चों हाँ को जोड़े, बाहरी जैसे दुनिया में। हाँ क्यू में चलना है ना। जी कोई अगर जी आपकी हेल्प करे तो उसको थैंक यू बोलना है, विश करना सिखाना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब कैसे बोलना है ना। हैंड रेस करना जी है क्लास में। ऐसा नहीं कि सब लोग कोरस में बोलने लगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये सब बच्चा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में सीखेगा। ओके ठीक है, अभी धन्यवाद अभी सर। देखिए ना सर, अभी एक प्रोग्राम आया ना, CRM। हाँ सीआरएम चल रहा है सर, ठीक है सर, हाँ 6 to 8 के लिए सर ना। हाँ सर, 9 का भी है। 9th तक सर। 9th का हम्म। भी है, ठीक है सर।
ओके ओके सर, बहुत बढ़िया। ओके। और लास्ट था इसमें संरक्षित खेल। तो सर इसमें जो टॉपिक नंबर 4 हमारा था, एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022, वह मैंने इतना ही तैयार किया था। इसके अलावा यदि कोई साथी इसमें कुछ और कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। सर इसमें एक तो हो गया फ्री प्ले, फ्री प्ले जिसमें हाँ बच्चा सर, मुफ्त एक होगा हो सर, गया मतलब स्ट्रक्चर्ड प्ले। स्ट्रक्चर्ड प्ले। और हाँ, मतलब कि प्ले के लिए आपने कुछ प्लानिंग कर लिया, कुछ बताया। हाँ जी सर, और एक और गाइडेड एक, प्ले सर। हाँ सर, एक हो गया गाइडेड, गाइडेड प्ले। जी सर, 3 प्रकार मतलब के आप खेलों की बच्चे को बात की गाइड गई है। करेंगे कि बेटा ऐसे खेलो, वैसे खेलो, ये वाला। जी जी हाँ सर। जी सर। एक्चुअली और सर सर ये प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले में क्या है? हाँ मैडम, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड प्ले में ना हम क्या है, बच्चे के लिए खेल का, माने खेल की हम प्लानिंग कर लेते हैं पहले ही कि आज मैं ये खेल खिलाऊंगा बच्चों को। और टीचर एक्चुअली जो है आई थिंक, आपने, हाँ हाँ हाँ, बताइए सर मैडम। आई थिंक जैसे कॉम्पिटेंसी कोई लानी है ना, उस कॉम्पिटेंसी के लिए पहले टीचर प्लानिंग करेगा कि इस तरह बिल्कुल। से ये कॉम्पिटेंसी इस प्ले से आ सकती है। फिर वो हम्म। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको खिलाएगा, मतलब प्ले वे मेथड से खिला कराना है ना, मेरे को जहाँ तक। तो वो स्ट्रक्चर पहले से दिमाग में होगा कि इस प्ले से ये कॉम्पिटेंसी आ जाएगी। तो वो स्ट्रक्चर्ड में, गाइडेड में आई थिंक मतलब गाइड ही करेगा, जैसे गाइड की रोल प्ले करेगा। और फ्री में तो बिल्कुल ही फ्रीली, मतलब जैसे सीखने के लिए, मैं फ्री प्ले का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर और गाइडेड में तो इस तरीके से कि जो भी कॉम्पिटेंसी अचीव करनी है ना, उसके हिसाब से वो प्ले स्ट्रक्चर्ड में तो पहले से वो दिमाग में टीचर बैठा के उस प्ले का डिसीजन लेगा और फिर उनको खिलाएगा जिससे वो कॉम्पिटेंसी आ जाए। फ्री प्ले में तो ये है मैडम, कोई भी बच्चा कुछ भी खेल सकता है क्लास में। उसको मतलब फ्री छोड़ दिया जाएगा, जो बच्चे को हाँ, मन ग्राउंड करेगा में वह खेलेगा। जैसे जैसे टीचर्स करते हैं ना कई बार, कि ग्राउंड में ले गए, एक किनारे खुद बैठ गए, बोला जाओ खेलो जाओ, कोई क्या खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, ये फ्री प्ले। सर एक्चुअली ये तीनों कोई कॉम्पिटेंसी जैसे हमें अचीव करनी है, बच्चे को जो भी हम लेवल सोच रहे हैं उसको ये आना चाहिए, आ जाना चाहिए, उसके हिसाब से प्ले डिसाइड होगा ना कि भाई कौन से प्ले से ये वाली आ जाएगी कॉम्पिटेंसी जो हम सिखाना चाह रहे हैं, चाहे हम वन नहीं सिखाना चाह रहे हैं या कुछ भी सिखाना चाह रहे हैं उन लोगों को। हाँ, वो तो स्ट्रक्चर्ड प्ले आप तो बता ही दी ना। इसमें सर जो है ना, ये जादुई पिटारा जो है, वो मैजिक बॉक्स, उसमें गेम खूब सारे होते हैं और उनमें कॉम्पिटेंसी भी पहले से बता रखी होती है। और फ्री प्ले में भी जादुई पिटारा के जो गेम्स है, चाहे उसमें टॉयज हो, पपेट हो, या पिक्चर कार्ड वगैरह जो भी है, वो उसको भी यूज कर सकता है सर। सर यहाँ जो है ना, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ प्ले यानी खेल की गेम की बात कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहे कि छोटे बच्चे हैं, उनको हम 3 टाइप से गेम खिलवा सकते हैं। तो यहाँ कोई कॉम्पिटेंस या वैसा कुछ बात नहीं है, सिर्फ गेम की बात हो रही है कि गेम कितने टाइप के हम करवा सकते हैं छोटे बच्चों में। तो उसमें 3 टाइप की गेम है। सर एक बात और, ये जो पंचपदी का कॉन्सेप्ट बताया है सर, ये इसमें है कि 2023 वाले उसमें है सर, एनसीएफ में? 23 में तो नहीं है सर मैडम, 23 हम वो भी टॉपिक हमारे चलेगा, 23 में तो नहीं है, ये 22 ठीक में है ही सर, है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कंफ्यूजन 22 हो में रहा ही था है, सर, इसलिए पूछा। नहीं 22 ठीक है में है, सर। 23 में नहीं। तो ओके ये सर, टॉपिक थैंक यू सर। कंप्लीट है जी। सर अभी आज की जो फाइल है वो चालू कर दें, अगला टॉपिक भी हो जाएगा, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का पहला जो सब टॉपिक है वह है शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका। तो आइए इसको भी हम अभी थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका, इन विषयों पर जोर दिया गया है, इन बिंदुओं पर जोर दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं हैं। अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इनमें सर्वप्रथम हम डॉक्टर राधाकृष्णन की परिभाषा को जानेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने
शिक्षा की परिभाषा के तौर पर कहा है कि यह भारतीय परंपरा में शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। शिक्षा केवल एक प्रकार से जीवन जीने का साधन ही नहीं है, न ही यह केवल विचार की नर्सरी है। इसमें केवल विचारों को ही सामने नहीं लाया जाता है। यह नागरिकता की पाठशाला है, बल्कि यह सत्य की खोज और सदाचार के अभ्यास में आत्मा के जीवन और मानव आत्माओं के प्रशिक्षण में दीक्षा है। तो राधा कृष्ण जी ने कहा है कि शिक्षा है वह केवल जीविकोपार्जन का अर्थात जीवन जीने का साधन ही नहीं है, और इसमें केवल विचारों को ही जो नहीं दिया जाता और नहीं नागरिकता की पाठशाला, बल्कि यह सत्य की खोज और सदाचार के अभ्यास में आत्मा के जीवन और मानव आत्माओं के प्रशिक्षण में दीक्षा है। तो ये राधाकृष्णन जी ने शिक्षा की परिभाषा दी है। जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि यह जीवन है। उन्होंने जीवन की तैयारी के रूप में न देख करके इन्हें जीवन ही कहा है। जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि यह जीवन है। शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा बच्चे और मनुष्य के भीतर, मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण है। अर्थात शिक्षा बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण है। शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ के सर्वांगीण चित्रण की बात महात्मा गांधी जी ने कही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान ईश्वरीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। क्योंकि 1 नंबर के प्रश्नों में ये परिभाषाएं आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा एक बार इनको हम समझ लें। रूसो ने कहा कि शिक्षा बच्चे का भीतर से विकास है। इसमें आंतरिक विकास की बात की गई है। रूसो ने कहा कि शिक्षा बच्चे का भीतर से विकास है। ऋग्वेद में कहा है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट और निस्वार्थ, सेल्फलेस की बात की गई है ऋग्वेद में। और चाणक्य ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी देती है, बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ सद्भाव में बनाती है। तो ये विभिन्न विद्वानों ने ये शिक्षा की परिभाषा दी है। ये 1 नंबर के प्रश्नों में ये पूछी जा सकती है, कोटेशन देकर के पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसने दी है। अब हम समझते हैं कि शिक्षा की अवधारणा और अर्थ, कि जो शिक्षा जो शब्द है वह कहाँ से आया और इसका क्या अर्थ है। तो शिक्षा जो शब्द है वह दो लैटिन शब्दों से लिया गया है। एजुकेयर, जिसको एडुसेरे कहेंगे, और दूसरा एडुकेटम। एडुकेयर का अर्थ है प्रशिक्षित करना या ढालना, और एडुकेटम का अर्थ है शिक्षण के कार्य को दर्शाना। तो इस प्रकार जो शिक्षा का यदि हम संकीर्ण रूप में अर्थ देखें तो शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। यह एक प्रकार से इसका बिल्कुल नैरो मीनिंग होगा कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। यदि इसकी हम विस्तृत अर्थ में देखें तो वे सभी अनुभव जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं वह शिक्षा है। ये व्यापक अर्थ में है। व्यापक अर्थ में वे सभी अनुभव जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं वह शिक्षा है। ये इसका शिक्षा का व्यापक अर्थ है। मैकेंजी, गांधी और डेवी शिक्षा की व्यापक अवधारणा का समर्थन करते हैं। मतलब इन विद्वानों ने कहा है कि जो शिक्षा है व्यक्ति के जीवन भर प्राप्त होने वाले दृष्टिकोण के रूप में है, तो इसका इन्होंने समर्थन किया है। इन्होंने विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, संकीर्ण शिक्षा का समर्थन न करके व्यापक शिक्षा का समर्थन किया है। शिक्षा की प्रवृत्ति किस किस प्रकार की मानी गई है? तो शिक्षा की प्रवृत्ति को तीन प्रकार की शिक्षा प्रवृत्ति मानी गई है। एक ध्रुवीय प्रवृत्ति, मतलब यूनिपोलर, जिसमें केवल बच्चे को ही आधार माना गया है। एक ध्रुवीय शिक्षा में केवल बच्चे को आधार माना गया है। द्विध्रुव बाइपोलर में बालक और शिक्षक दोनों को शिक्षा का आधार माना गया है। और त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर में जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय रूप में परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, बच्चा, बालक और समाज। तो शिक्षा की जो प्रकृति है 3 प्रकार की है। एक ध्रुव में केवल बालक को शामिल किया गया है, द्विध्रुव में बालक और शिक्षक को शामिल किया गया है,
और त्रिध्रुव में एक प्रकार से बालक, शिक्षक और समाज, इन तीनों को शामिल किया गया है। और त्रिध्रुव की बात जॉन डेवी ने की है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय के रूप में परिभाषित किया है। तो ये है शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति कितने प्रकार की है, जरा बताएं आप लोग, और उनमें किन किन को शामिल किया गया है? तीन सर। तीन, कौन कौन सी सर बताएं? एक तो एक ध्रुवीय है जिसमें केवल बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है। जी दूसरा सर। जो है द्विध्रुवीय है जिसमें बच्चे और शिक्षक दोनों। जी। और एक माने ट्राइपोलर है जिसको जॉन डेवी ने दिया है, इसमें बच्चे, शिक्षक और समाज। जी, बहुत बढ़िया सर। विजय सर, आपको तो बिल्कुल तैयार होता जा रहा साथ के साथ। अगला सर है, इसमें सर एक मिनट, जो ट्राइपोलर है उसमें हम चाइल्ड मतलब लर्नर, एजुकेटर और एनवायरनमेंट, ये 3 वर्ड यूज करेंगे ना? एनवायरनमेंट या फिर सोसाइटी, समाज, वही ठीक है मैडम, समाज या फिर वातावरण, तीन जी हो जाएंगे इसमें। जी। ओके। अगला है स्कोप। शिक्षा का जो दायरा है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा का जो स्कोप है उसको 3 रूपों में बताया गया है। सबसे पहले इनफॉर्मल एजुकेशन है, जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की जो शिक्षा है वो हम परिवार, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्च, प्लेग्राउंड, पुस्तकालय आदि से प्राप्त करते हैं। तो इनको इनफॉर्मल एजुकेशन का नाम क्यों दिया गया है, बताएं? कोई भी साथी बताएं कि ये जो है परिवार, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्च, प्लेग्राउंड, इनको हम इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में क्यों बताया गया है? अनौपचारिक शिक्षा के रूप में, अनौपचारिक शिक्षा में इनको क्यों शामिल किया गया है? सर ये क्योंकि सर इनफॉर्मल ठीक है बोलिए मैडम। कोई करिकुलम या सिलेबस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में इसमें एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। वो एनवायरनमेंट जिस तरीके का है उसी हिसाब से परिवार का बिहेवियर है, उसका अपना कल्चर है, उसको देखकर सीख रहा है। प्रेस, रेडियो, सिनेमा, इनसे भी जो उस समय का जो समसामयिक वातावरण है, जो उस समय का कंटेम्पररी कंडीशंस है, उसके हिसाब से बच्चे के अंदर बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, वो सीख रहा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, उनके अनुसार उसका जो स्कीमा है वो डेवलप हो रही है। थैंक यू सर। जी मैम, बिल्कुल सही है मैडम। विजय सर, आप भी अपना योगदान दीजिए सर। नहीं ठीक है सर, मैडम ने तो बता ही दिया, ठीक है, मैं भी यही बिल्कुल कहना बिल्कुल। जी सर, तो इसलिए इनको अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का जो स्कोप, पहला अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। क्योंकि और फॉर्मल एजुकेशन में हम स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षिक संस्थानों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक निश्चित पाठ्यक्रम सिलेबस होता है और एक निश्चित समय, आने जाने का समय भी होता है। तो इसलिए उनको फॉर्मल एजुकेशन का नाम दिया गया है। और अनौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल, इसके अंतर्गत हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में नहीं जाते, बल्कि घर बैठे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके लिए पत्राचार कोर्स, समर इंस्टीट्यूट ऑन जॉब ट्रेनिंग, रेडियो और टेली ब्रॉडकास्ट, ओपन विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये है शिक्षा के स्कोप, शिक्षा के दायरा। 3 है, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, और नॉन फॉर्मल, अनौपचारिक। नॉन फॉर्मल में एक प्रकार से हम पत्राचार कोर्स या फिर रेडियो, टेली ब्रॉडकास्ट या ओपन विश्वविद्यालय को इसमें शामिल कर सकते हैं। अब अगला है कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। तो शिक्षा बच्चे की वृद्धि और विकास के साथ साथ परिपक्वता के लिए आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा बच्चे की वृद्धि और विकास के साथ साथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ, इसमें मैच्योरेशन के लिए भी, उसमें परिपक्वता के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है, शिक्षा बच्चे की बुनियादी पशुवत प्रवृत्ति को सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियों, आदतों, सोच और कार्यों के लिए प्रस्तुत करती है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही एक प्रकार से
जो पाश्विक प्रवृत्ति है उनको एक प्रकार से अच्छी आदतों के रूप में बदला जा सकता है। क्योंकि मनुष्य और पशु में थोड़ा सा अंतर यही है कि जो मनुष्य है वह एक प्रकार से सोचने समझने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, और वह शिक्षा के माध्यम से वह पशुओं से अलग होता है। तीसरा, ये बच्चे को अपने जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक, चरित्र निर्माण और उच्च स्तर के मूल्यों का अभ्यास कराना सिखाता है। शिक्षा के माध्यम से हम एक प्रकार से नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, आध्यात्मिकता को सीखते हैं, और उसमें चरित्र निर्माण और उच्च स्तर के मूल्यों का अभ्यास भी हम शिक्षा के माध्यम से करते हैं, इसलिए शिक्षा की हमें आवश्यकता होती है। चौथा है, शिक्षा बच्चे को शिक्षा के तात्कालिक और अंतिम दोनों उद्देश्यों के लिए संतोषजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा बच्चे को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा मानव बच्चे की रोजी रोटी के उद्देश्य को पूरा करती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम रोजी रोटी के उद्देश्य को पूरा करते हैं, और यह व्यक्ति के भीतर बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों का विकास करती है, ताकि बच्चा जीवन की समस्याओं का सामना कर सके और उन्हें सफलतापूर्वक हल कर सके। तो ये शिक्षा की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में था। और भी इसमें एक दो टॉपिक और है, उसमें कि शिक्षा व्यक्ति में सेवा, सहनशीलता, सहयोग, भाईचारा तथा संवैधानिक मूल्यों जैसे सामाजिक गुणों का विकास करती है। शिक्षा में राष्ट्र से प्रेम करना और देश के विकास के लिए कार्य करना सिखाती है। और शिक्षा में राष्ट्रीय और भावनात्मक एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सार्वभौमिक भाईचारे को समझना और अभ्यास करना भी सिखाती है। इन सभी से आप सभी वाकिफ है, केवल हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। बाकी सभी आप सभी इनको जानकारी की शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों है। एक पंक्ति भी इसमें बताएगी कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो शिक्षा है वही संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से हम दुनिया को बदल सकते हैं। अब है शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्र प्रगति पर जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत में व्यक्ति की स्वतंत्र प्रगति पर जोर दिया जाता है। दूसरा सामाजिक, जिसमें शिक्षा समाज के लिए और समाज की होती है। और तीसरा राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय के अंतर्गत राष्ट्रवाद, देशभक्ति को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। दूसरा लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। और तीसरा राष्ट्रीय विकास के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देना। तो यह है शिक्षा के उद्देश्य। पहला व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। दूसरा सामाजिक, जिसमें बताया गया कि शिक्षा समाज के लिए और समाज की होती है। और तीसरा राष्ट्रीय, जिसमें एक प्रकार से देशभक्ति को बढ़ावा देने की बात की गई है। देशभक्ति को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देने की बात की गई है। अब हम चर्चा करते हैं शिक्षा की एजेंसियां। भाटिया जो 1994 के अनुसार उन्होंने बताया कि शिक्षा के कार्यों को करने के लिए समाज ने कई विशिष्ट संस्थानों का विकास किया है। इन संस्थानों को शिक्षा की एजेंसियां कहा जाता है। भाटिया समिति 1994 में उन्होंने कहा है कि शिक्षा के कार्यों को करने के लिए समाज ने विशिष्ट संस्थानों का विकास किया है, और यही जो संस्थान है इन्हें हम शिक्षा की एजेंसियों के नाम से जानते हैं। और इन एजेंसियों का जो वर्गीकरण है वह अलग अलग रूपों में किया गया है। तो आइए हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज। तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है फॉर्मल एजेंसीज और दूसरा है इनफॉर्मल एजेंसीज। फॉर्मल एजेंसीज में स्कूल, लाइब्रेरी, पिक्चर गैलरी, गेम्स, सिनेमा, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन रेडियो और टीवी, ये फॉर्मल एजेंसीज में आ जाएगी। और इनफॉर्मल में अनौपचारिक में फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, मार्केट प्लेस, फेयर एंड एग्जीबिशंस, मीडिया और फ्री प्ले, ये एक प्रकार से इनफॉर्मल एजेंसीज में आ जाएगी। तो ये जो क्लासिफिकेशन एजेंसी है उनको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। यहाँ पर 2 रूप है। आगे जाकर के इनको एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी के रूप में माना गया है। एक्टिव एजेंसी कौन कौन सी है जो सक्रिय रूप से कार्य करती है, वो स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, स्टेट, सोशल क्लब, गेम्स, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रकार से एक्टिव एजेंसी है। और पैसिव एजेंसी जो एक प्रकार से हमें
इस रूप में नहीं सिखाती जिस रूप में हमें स्कूल फैमिली सिखाती हैं, वो है सिनेमा, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मार्केट प्लेस। मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, सभी लोग मैगजीन्स पढ़ें, सभी लोग एक प्रकार से सिनेमा, रेडियो देखें, इसलिए इसको पैसिव एजेंसी के रूप में भी हम जानते हैं। अब एजेंसीज ऑफ एजुकेशन 4 अलग-अलग प्रकार की और एजेंसियां हैं, मतलब ये क्लासिफिकेशन और एजेंसी में अलग-अलग प्रकार से इसमें बांटा गया है। आगे भी 4 रूप इसमें है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो फॉर्मल में जिसे हम कहेंगे एक प्रकार से औपचारिक एजेंसी, उसमें स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, म्यूजियम, जू, आर्ट गैलरी, ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम आदि को फॉर्मल एजेंसीज में शामिल करेंगे। इनफॉर्मल में फैमिली, स्टेट, जनरल गेम्स, कम्युनिटी, सोसाइटी आदि आ जाएंगी। कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल का संबंध एक प्रकार से व्यवसाय से, पेशे से है, इसलिए ये रेडियो, टीवी, सिनेमा, थिएटर, प्रेस, न्यूज़पेपर आदि आ जाएंगे। और नॉन कमर्शियल में स्पोर्ट्स क्लब, सोशल वेलफेयर सेंटर्स, ड्रामेटिक क्लब, स्काउट एंड गाइड, यूथ क्लब और एडल्ट एजुकेशन सेंटर। तो ये जो है ये सक्सेना 2009 के अनुसार, सक्सेना कमेटी 2009 के अनुसार ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल है, ये सक्सेना 2009 के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू चलें। जी सर। जी सर। जी सर, अगला है रोल ऑफ फैमिली, परिवार की क्या भूमिका है। परिवार की भूमिका शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक और धार्मिक विकास। बच्चे का जो ये सभी प्रकार का जो विकास है वो परिवार में रह करके होता है, और परिवार के सदस्यों के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चे का ये विकास करें। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के लिए एक प्रकार से बच्चे को पौष्टिक आहार देना जरूरी है। भावनात्मक विकास उसकी भावनाओं से जुड़ी है, भावनाओं। और सामाजिक विकास में एक प्रकार से समाज में रहने के जो तरीके हैं वह परिवार के बड़े व्यक्ति ही बच्चों को सिखाते हैं कि किस प्रकार समाज के लोगों के साथ व्यवहार करना है। मानसिक विकास, नैतिक और धार्मिक विकास, तो ये है परिवार की भूमिका। अगला है शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका। जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें बताएगा कि स्कूल जो ग्रीक शब्द है स्कूलों से लिया गया है, जिसका अर्थ है अवकाश। क्योंकि इसमें स्कूल की भूमिका है तो सबसे पहले स्कूल के बारे में जानते हैं कि स्कूल क्या है। स्कूल ग्रीक शब्द है जो स्कूलों से लिया गया है और जिसका अर्थ है अवकाश। इसमें 2 प्रकार के कार्यों की चर्चा की गई है। एक है मैनिफेस्ट फंक्शंस जिसे प्रकट कार्य कहते हैं, और प्रकट कार्य कौन कौन से होते हैं उनमें पहला आ जाएगा पारंपरिक संस्कृति का संचारण, ट्रांसमिशन ट्रेडिशनल कल्चर। तो इसके अंतर्गत मतलब पारंपरिक संस्कृति का संचारण, जो परंपरा मतलब एक प्रकार से परिवार में जो एक प्रकार से कल्चर आ रही है उसका ट्रांसमिशन अगली पीढ़ी तक करना। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसमें हम ज्ञान, विश्वास, मूल्यों और मानदंडों को प्राप्त करें। स्कूल बच्चों को आत्म अवधारणाओं, भावनाओं, दृष्टिकोण और व्यवहार को विकसित करने में मदद करता है। दूसरा शिक्षण, बुनियादी कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, टीचिंग बेसिक स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें प्रशिक्षित श्रमिकों, बौद्धिक और सुशिक्षित नागरिकों को तैयार करना, यह भी स्कूल का कार्य है। व्यावसायिक और व्यावसायिक कौशल के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित करना, यह भी एक प्रकार से स्कूल का कार्य है। चारित्रिक शिक्षा, कैरेक्टर एजुकेशन, कैरेक्टर एजुकेशन में एक प्रकार से स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को एक विषय के रूप में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। तो तभी नैतिक विज्ञान को यदि हम एक विषय के रूप में शामिल करेंगे तो उससे बच्चे का जो कैरेक्टर है, चरित्र निर्माण होगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक विज्ञान को एक प्रकार से एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये था मैनिफेस्ट फंक्शंस, प्रकट कार्य। और यदि हम बात करें कि इमर्जिंग फंक्शंस, उभरते हुए कार्य, तो उभरते हुए कार्यों में सबसे पहले आ जाएगा जीवन कौशल शिक्षा, लाइफ स्किल एजुकेशन।
तो लाइफ स्किल एजुकेशन में है कि छात्रों को आत्म जागरूकता, प्रभावी संचार, रचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता, तनाव से मुकाबला करने जैसे जीवन कौशल स्कूल सिखाएं। मतलब स्कूल का यह लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए कि वह बच्चों को आत्म जागरूकता बच्चों को आत्म जागरूक बनाए, प्रभावी संचार, बच्चा एक प्रकार से अपना जो कम्युनिकेशन है वह एक प्रकार से प्रभावी रूप से कर सके, उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न हो, उसमें एक प्रकार से समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित हो, और किस प्रकार तनाव से मुक्ति प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा प्रदान करना स्कूल का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है कार्यात्मक साक्षरता में वृद्धि, इंक्रीज फंक्शनल लिटरेसी। इसमें 3 आर की बात की गई है और 3 आर के माध्यम से हम एक प्रकार से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। पहला आर है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है अरिथमेटिक, अर्थात पढ़ना, लिखना और अंकगणित की जानकारी प्रदान करना। बच्चे में ये 3 आर की जानकारी होनी ही चाहिए। कार्यात्मक साक्षरता का तात्पर्य ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों से है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकता है। क्योंकि यदि व्यक्ति को नॉलेज, स्किल और ओके सर, अप्रोच लास्ट वाला आर का मतलब क्या बताया आपने? अरिथमेटिक सर, अंकगणित। अच्छा, अरिथमेटिक, जी सर। ठीक है, रीडिंग, ओके सर। जी सर। तो यहाँ पर फिर बताया गया है कि कार्यात्मक साक्षरता का क्या तात्पर्य है। कार्यात्मक साक्षरता का तात्पर्य ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों से है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति प्रभावी संचार, प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकता है। यदि व्यक्ति में नॉलेज, स्किल या उसमें अप्रोच अच्छी होगी तो उसके माध्यम से व्यक्ति जो है वह प्रभावी ढंग से प्रदर्शन भी कर पाएगा। इसलिए कार्यात्मक साक्षरता भी प्रदान करना एक प्रकार से स्कूल का लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा है नवीन ज्ञान का प्रसार, डिफ्यूजन ऑफ न्यू नॉलेज। तो इसके लिए युवाओं में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। जो युवा है वह एक प्रकार से रचनात्मक सोच, उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न हो। स्कूल में ऐसी गतिविधियां होती है जहां बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को नवीन खोज करने के लिए प्रेरित करे। इसलिए हमें ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनमें एक प्रकार से क्रिएटिविटी उत्पन्न हो, उनमें नवीन ज्ञान का प्रसार हो। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बच्चे नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं जो उनके नए ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। इसी का अगला पार्ट है कि सेक्स और फैमिली एजुकेशन, सेक्स और परिवार शिक्षा। सेक्स और परिवार शिक्षा के बारे में विभिन्न भ्रांतियों को दूर करता है। यह बच्चों को शरीर की जैविक विकासात्मक प्रक्रिया के बारे में जानने देता है और स्वस्थ वातावरण बनाता है। इसलिए स्कूली शिक्षा में एक प्रकार से सेक्स एजुकेशन की बात भी की गई है। अगला है साथ रहना सिखाना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो डेलर्स आयोग 1996 के अनुसार शिक्षा का कार्य एक ही समय में मानव जाति की विविधता और सभी मनुष्यों के बीच समानता और अन्योन्य आश्रितता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अन्योन्य आश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना। और अंतिम है स्कूल और घर के बीच में संबंध। इसको हमने स्कूल कल्चर के अंतर्गत पढ़ा था कि स्कूल और घर का जो संबंध है वह इस प्रकार का होना चाहिए कि जो बालक है वो भ्रमित ना हो। बालक को लगे कि जो कार्य स्कूल में होते हैं वही घर पर भी है। तो बच्चे के विकास में घर और स्कूल का योगदान भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये था रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत फास्ट गति से आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और इन